सो गाइस 12वीं क्लास की ताबड़तोड़ तैयारी इस वीडियो के साथ शुरू होने वाली है। इस कॉमर्स मिशन में मैं आपके साथ, तुम मेरे साथ एक साथ आगे बढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको देता हूं मैं कि अब से ये वाली वीडियो देखने के बाद आपकी सारी वीडियोस जो आपको मिलेंगी वो सब लाइव सेशन में मिलेंगी। यानी अब आप लोग लाइव क्लासेस लोगे हमसे यूट्यूब पर 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी MWF। मेरी क्लासेस आपको शाम को 7 बजे मिलेंगी और इन्हीं दिनों पर अकाउंट्स की क्लासेस पलक दीदी लेंगी, वो आपको शाम को 5 बजे मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। और दूसरे नंबर पे बताऊं, TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपको इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज की क्लासेस मिलेंगी। बिजनेस स्टडीज 5 बजे और इंग्लिश मिलेगी आपको 7 बजे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास के शुरू कर रहे हैं और मैंने बताया था मनी एंड बैंकिंग शुरू करूंगा। इसके पीछे रीजन भी है कि नेशनल इनकम क्यों शुरू नहीं कर रहा। अभी तक CBSE ने अनाउंस नहीं किया है कि वो टर्म 1 और टर्म 2 वाला जो सिस्टम है पेपर लेने का उसको चालू रखेगा या फिर एनुअल सिस्टम कर देगा। एनुअल सिस्टम का मतलब पूरे साल में एक ही बार बोर्ड के एग्जाम लेने से है। तो उसने क्लियर नहीं किया है, तो जब वो क्लियर कर देगा तो नेशनल इनकम फिर शुरू करेंगे। लेकिन वो क्लियर करे या ना करे, टर्म 1 के अंदर मनी एंड बैंकिंग आती है और एनुअल सिस्टम भी होगा तो भी उसके अंदर मनी एंड बैंकिंग आएगा। आपके स्कूल में कुछ भी शुरू कराया हो, आप मनी बैंकिंग मेरे साथ करो, आपको मजा आने वाला है। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कॉमर्स वालों के लिए एक अच्छी जान फूंक देता है। ये बताता है पैसों के बारे में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को शेयर करते हुए इस चैप्टर को शुरुआत करूंगा। पता है हमारे देश के अंदर जो करेंसी के नोट्स होते हैं, ये तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, नोट्स की बात कर रहा हूं। 1 रुपए का नोट भी आता है, 2 रुपए का नोट भी होता है, 5 का भी होता है। शायद आपने 1 रुपए और 2 रुपए का आजकल चलन में कम है ना देखा हो, ठीक है। 10 रुपए का नोट आता है, 20 रुपए का नोट आता है, 50 का भी नोट आता है, 100 का भी है, 200 का भी है। अब ये व्हाइट पे मैं येलो कलर से लिख रहा हूं तो शायद विजिबिलिटी इधर उधर हो जाती है। तो 200 का भी है, फिर 500 रुपए का नोट भी है और मोदी जी के आशीर्वाद से 2000 का नोट भी शुरू हो गया था 2016 में। ये सब नोट छपते हैं हमारे देश में। इसमें 1 रुपए का नोट छोड़कर बाकी जितने भी करेंसी नोट्स हैं ये सब के सब हमारे देश का सेंट्रल बैंक छापता है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर नोट पे लिखा होता है RBI। जो 1 रुपए का नोट है दोस्तों, ये RBI नहीं छापता, ये छापती है हमारे देश की फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। फिर दोबारा पेन चेंज करना पड़ेगा, पेन का बड़ा रोल है इसके अंदर यार, ताकि दिखाई भी आपको अच्छे तरीके से देने लग जाए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसका हेड जो होता है वो फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है। आजकल हमारे देश की फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। ये बदलते भी रहते हैं, डिपेंड करता है कि मोदी जी क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब फाइनेंशियल मिनिस्ट्री क्या 1 रुपए के नोट के अलावा कुछ और भी करता है? यस, ये जितने भी कॉइन्स होते हैं हमारे देश के अंदर वो सारे कॉइन्स मिंट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री करती है। देखो, करेंसी नोट होते हैं प्रिंट और जो कॉइन्स होते हैं वो होते हैं मिंट। तो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स की बात होती है यहां पर, यानी कॉइन बनाने को मिंटिंग बोलते हैं। तो कॉइन कौन कौन से चलन में है? 1 रुपए का कॉइन आता है, 2 रुपए का कॉइन आता है, 5 का कॉइन है, 10 का कॉइन है, 20 का भी कॉइन है, ये चलन में है। अब आपने एड वगैरह में कहीं भी देखा हो, बहुत हवा तो उड़ती है कि 100 रुपए का कॉइन भी आ गया है, वो बातें दूसरी है। जो चलते हैं ये चलन में है, एग्जिस्टिंग करेंसी है इंडिया की। तो दोस्तों वैसे तो इस वीडियो के अंदर मैं पैसों की और बैंक के बारे में बात करूंगा। शुरुआत करूंगा बैंकिंग से, इसको पार्ट वाइज कराऊंगा। आज तो मैं ये आपका YouTube प्रीमियर पे क्लास ले रहा हूं, यानी आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो। अब से लाइव सेशन में क्लासेस लूंगा, उसका मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये जो आज करा दूंगा इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। आज मैं आपको बैंक्स के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारी वैरायटीज ऑफ बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं। जैसे कि सुना हो तो सेंट्रल बैंक है इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक होता है। इसकी पूरी डिटेल तब दूंगा जब इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, यानी इसका नंबर आएगा, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इसको ही पढ़ाने वाला हूं मैं अगली स्लाइड के अंदर। इसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा यहां पर। कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक के लास्ट में विकास बैंक लिखा होता है या ग्रामीण बैंक लिखा होता है। गांव वगैरह के अंदर भी होते हैं, ये शहर के अंदर भी होते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में नहीं पढ़ना आपको इस चैप्टर में। रीजनल रूरल बैंक्स, इंडियन इकोनॉमी में एक चैप्टर आएगा रूरल डेवलपमेंट, वहां पर ये वाले बैंक्स पढ़ाए जाएंगे आपको। बेसिकली एक्चुअली जिसके लास्ट में विकास और ग्रामीण लिखा होता है वो ये वाले बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक तो लाइक पंजाब एंड महाराष्ट्र ऐसे वाले बैंक होते हैं। हाँ, तो ये चीज मुझे चेंज करनी थी, आपको बतानी थी। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक चल रहे हैं इंडिया में, जैसे कि श्रीराम बैंक है, इक्विटास बैंक भी है साउथ इंडिया का, उसकी काफी सारी ब्रांचेस है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके बारे में भी आप नहीं पढ़ोगे। पेमेंट्स बैंक की बात करें तो पेटीएम एक पेमेंट बैंक है, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, ऐसे जो ऑनलाइन वगैरह चल रहे हैं ये एयरटेल पेमेंट बैंक भी चलता है। तो ये सब अलग चीज है। इतनी सारी वैरायटी ऑफ बैंक है। आपको 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक सेंट्रल बैंक पढ़ना है
और एक कॉमर्शियल बैंक पढ़ना है। तो कमर्शियल बैंक तो वैसे बिजनेस स्टडीज में भी होता है 11वीं क्लास की, लेकिन इतने खास खुल के वहां पर बात की नहीं जाती जितनी यहां पर खुल के की जाएगी। मैं आपको कमर्शियल बैंक को कैच करते हुए चल रहा हूं और यह बात से शुरू कर रहे हैं अपनी स्टोरी कि हम मान लो कोई भी बंदा है बैंक के अंदर गया है अपने पैसे जमा कराने के लिए। तो जब मैं बैंक के अंदर अपने पैसे जमा कराने जाऊंगा तो बैंक वाला मुझसे पूछता है क्या आपने हमारे बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया है? तो यस, बैंक के अंदर अगर आपको पैसे जमा करने हो तो वहां पर अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और ये कॉमर्शियल बैंक्स कौन से हैं, एक बार उसकी वैरायटी देख लेते हैं। आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बोलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक को पीएनबी बोलते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, देना बैंक, सिंध बैंक, महालक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। ये तो कुछ नाम लिखकर बता दिए ताकि आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर घूमने लग जाए कि हम कौन से बैंक्स की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन वगैरह भी आएगी। इसके काम पे जाते हैं। चलो जी, बैंक के अंदर चले गए अपना पैसा जमा कराने के लिए। पैसे जमा कराने को डिपॉजिट कराना बोलते हैं। चलो, बैंक हमारे पैसे जमा करता है और बैंक हमें लोन भी देता है। अभी बात कर रहे हैं जमा कराने की। तो बैंक बोलता है एक स्टोरी के थ्रू कि आप मेरे पास अकाउंट खुलवाओ, और अकाउंट है 4 तरीके के। ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है जो बैंक के अंदर होते हैं। नंबर 1 इज सेविंग बैंक अकाउंट। इसको नॉर्मली आजकल लोग सिर्फ सेविंग अकाउंट बोलते हैं, जो पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा पूरा नाम सेविंग बैंक अकाउंट। तो अकाउंट की ऐसे अकाउंट्स शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है करंट अकाउंट, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसको दोस्तों आरडी अकाउंट बोल देते हैं, चल जाता है ये, ठीक है ना। फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसको एफडी अकाउंट बोल देते हैं, एफडी। एक एक को डिटेल में बताऊंगा। सेविंग बैंक अकाउंट सबसे पहले बताऊंगा। अगर बैंक के पास पैसे जमा कराने के लिए गए हो तो बैंक बोलता है अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराओगे मेरे पास, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरे पास डिपॉजिट करा दो पैसा, उसको कभी भी आप निकाल सकते हो। पैसा निकालने को बोलते हैं विड्रॉ करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मेरे पास पैसा जमा कराओगे इसलिए मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। तो बैंक इस पैसे पे इंटरेस्ट पे करता है, और ये नॉर्मल हम जैसे इंसानों का, इंडिविजुअल्स का खुल जाता है अकाउंट, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलर अकाउंट यही होता है और इंडिविजुअल्स के लिए होता है। अब आप बोलोगे सर दूसरे अकाउंट कौन सा, जानवरों के लिए होते हैं? नहीं, दूसरे अकाउंट का पर्पज अलग है, इसलिए यहां पर इंडिविजुअल वर्ड लिखा है। आ जाओ जी करंट अकाउंट पे। ये बहुत स्पेशल है और थोड़ा अलग है। इसके लिए पेन का साइज थोड़ा पतला करूंगा क्योंकि लिखने के लिए थोड़ा ज्यादा मैटर है, ठीक है जी। तो करंट अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट है। ये किसी इंडिविजुअल इंसान का नहीं खुलता। ये जो अपनी शॉप्स या फर्म्स होती हैं उनका पैसा जमा कराने के लिए बैंक उनका करंट अकाउंट ओपन करता है। होता क्या है, देखो, हम लोगों की जो इंडिविजुअल्स की सेविंग्स होती है, हम उन पैसे को बैंक में रखना पसंद करते हैं, और बैंक उस पैसे को इस्तेमाल करता है, उस पैसे को लोन पे देता है और वहां से अर्निंग करके इंटरेस्ट कमाता है, और वही छोटा मोटा इंटरेस्ट का हिस्सा हमसे शेयर कर लेता है। करंट अकाउंट वालों को बोलता है कि तुम्हारी शॉप है, फर्म है, फैक्ट्री है, तुम्हारे पास पैसा है, तो वो डेली जो तुम्हारे पास कैश आता है, सपोज करो अपने आसपास कोई रिटेल आउटलेट देख लो, बिग बाजार भी रिटेल आउटलेट है, रिलायंस फ्रेश भी रिटेल आउटलेट है, कोई दूसरी किराने की दुकान होगी जो बहुत बड़ी सी दुकान है, दूध की डेयरी के पास डेली बहुत सारा कैश आता है। तो इन लोगों के पास डेली बहुत सारा कैश आता है, तो ये शाम को ये सारा का सारा कैश अपने घर थोड़ी लेकर जाते हैं। अगर अपने घर लेकर जाएंगे तो इसमें रिस्क है, किसी ना किसी को पता लग गया, बहुत सारे क्रिमिनल्स घूम सकते हैं, वो निकाल लेंगे, छीन लेंगे, या फिर अपनी शॉप पर छोड़ के जाएंगे तो डकैती भी बहुत होती है यार। हाँ, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में ये रिस्क रहता ही है। तो बैंक बोलते हैं जो आपके पास कैश है वो आप हमारे पास जमा कराओ, ठीक है, हम आपके पैसों को सेव करेंगे, सेफ्टी देंगे आपको। तो इस चीज के लिए जो शॉप या फर्म होती है वो बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट खुलवाती है, और यहां पर बैंक बोलता है क्योंकि हम आपके पैसे को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, बल्कि आपसे यहां पर हम फीस चार्ज करेंगे, क्योंकि आपके पैसे की सेफ्टी है। और करंट अकाउंट एक्चुअली उन लोगों का है जो दुकानें खोल के बैठे हैं, और उन लोगों को कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो बैंक के अंदर वो बहुत सारा पैसा जमा कराएंगे तो बैंक उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शॉप वाले तो डेली माल खरीदते भी रहते हैं ना, फैक्ट्री वाले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो बैंक से वो कभी भी निकाल सकते हैं अपने पैसे को, तो बैंक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो भाई ये करंट अकाउंट पे फीस चार्ज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है कि सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बैंक, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता बैंक, ठीक है। करंट अकाउंट फर्म के नाम का खुलता है, इंडिविजुअल के नाम का नहीं खुलता, ये अकाउंटेंसी में भी बताया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात सुनो, करंट अकाउंट जिसके मान लो मेरी एक फर्म है और मैं किसी बैंक के अंदर अपना करंट अकाउंट खुलवाया हूं, और उस बैंक वाले के साथ मेरे अच्छे संबंध है, बैंक का मैनेजर मान लो या कोई दूसरा स्टाफ जो एक डेजिग्नेटेड पोजीशन पर हो, अगर मेरे अच्छे रिलेशन उससे बन गए
तो बैंक मुझे एक फैसिलिटी देगा। फैसिलिटी का नाम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट, ये वर्ड बहुत पॉपुलर है अकाउंटेंसी में भी और इकोनॉमिक्स में भी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब है कि जितने पैसे मेरे अकाउंट के अंदर है मैं उससे ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकता हूं। विड्रॉ कर सकता हूं यानी मानो कि मेरे बैंक के अंदर 10 लाख रुपए हैं और मुझे 11 लाख रुपए की जरूरत है, किसी को पेमेंट करनी है 11 लाख रुपए की, या मुझे अभी 11 लाख निकालने हैं, तो बैंक मुझे एक लिमिट देगा। सबकी लिमिट अलग होती है, जिसके बैंक से जिस तरीके की रिलेशन है उस बिहाफ पे बैंक डिसाइड करता है कि उसको कितनी ओवर ड्राफ्ट की फैसिलिटी देनी है। ओवर विड्रॉ करा रहा है बेसिकली इस फैसिलिटी के अंदर, तो बैंक मुझे अलाउ करता है कि आप 11 लाख तक की पेमेंट कर सकते हो, यानी चेक लिखकर या किसी और तरीके से किसी और को दे सकते हो इस अकाउंट में से। तो गाइस जो ये मैं एक्स्ट्रा पैसे अपने बैंक के इस्तेमाल कर रहा हूं 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और जो बैंक के मैं ये एक्स्ट्रा पैसे निकालूंगा इस्तेमाल करूंगा, इस पे मुझे बैंक को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। बेसिकली बैंक को मुझे 1 हफ्ते के अंदर वापस करने होते हैं। ठीक है, आजकल तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, लेकिन आपको ये डेज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये 2 सबसे ज्यादा पॉपुलर अकाउंट है, इंडिविजुअल्स के लिए सेविंग अकाउंट और बैंक और फर्म्स और शॉप्स वगैरह के लिए, जिनके एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए करंट अकाउंट। थर्ड नंबर पे आ जाओ, एक होता है आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग का मतलब आप मानो कि लगातार, अभी ये मान के चल सकते हो यार ये बड़ा स्पेशल अकाउंट है, इस अकाउंट को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा अभी लाइक छोटा ही है, पैदा हुआ है या फिर फर्स्ट सेकंड क्लास में है, वो चाहते हैं कि बड़ा जब हो जाएगा ये तो उसको अच्छा करियर दिलाने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे जहां पर फीस बहुत ज्यादा लगती है। तो उनके पास अगर अच्छा बजट नहीं है तो वो सोचते हैं हर महीने मैं कुछ पैसे जोड़ना शुरू करूंगा, तो जब ये बच्चा मेरा 17, 18 या 20 साल का हो जाएगा तब उसकी पढ़ाई के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे तो मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट काम आता है। यानी ये अकाउंट कहता है कि आप मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी हर महीने, बैंक बोलता है हर महीने या फिर क्वार्टर का मतलब होता है हर 3 महीने में, या हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने में, या एनुअली साल के साल, यानी जब मन करे जो बैंक से सेटिंग बैठे उसके हिसाब से एक टाइम के ड्यूरेशन के बाद बार बार लगातार रेगुलर इंटरवल में पैसे जमा कराते रहो। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ाई करवानी हो, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों की शादी करवानी हो तो शादी के लिए पैसा पेरेंट्स बहुत पहले ही जोड़ना शुरू कर देते हैं। यार पेरेंट्स प्लानिंग करते हैं अपने बच्चों का करियर संवारने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए। तुम्हारे मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादी दादा, कोई भी हो सकता है, सब प्लानिंग करते हैं तुम्हारा भविष्य सुधारने के लिए। क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो उनकी केयर करने के लिए? भविष्य में तुम अपने पेरेंट्स के काम आओ उस चीज की प्लानिंग कर रहे हो? आप अपने दिल में भी खंगाल के देखना इस बात को कि वो तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? अगर छोटी मोटी खटपटी बातें घर के अंदर हो जाती है, किसी से नाराजगी हो जाती है, तो उस चीज को यार कभी दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत काम किए हैं, बहुत खून पसीना बहाया है, मेहनत के पैसे से तुम्हें पढ़ाया है। जब तुम 12th पास कर लोगे ना, ग्रेजुएशन में कोई अच्छा कोर्स मिल जाएगा, बेटर कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, उसके बाद जब तुम जॉब करोगे या अपना काम धंधा खोलोगे तब मेहनत का एहसास होता है। तो उस एहसास से गुजरने से पहले अगर अकल आ जाए तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। ठीक है, अकल तो फिर भी आएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है, जिसके अंदर एक बंदा जो अपना अकाउंट खुलवा रहा है वो इंडिविजुअल ही होता है। ठीक है, तो वो एक धीरे धीरे पैसा जोड़ना शुरू करता है और एंड में कोई भी टाइम हो, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जब उसका पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब बैंक उसको वापस कर देगा। तो बैंक के पास अब अपॉर्चुनिटी है, ये पता है कि बंदा लगातार पैसा जमा कराता जा रहा है, इसको निकाल नहीं रहा, तो बैंक उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। तो गाइस, जो रिकरिंग डिपॉजिट पे बैंक पैसे के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, ये इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट वाले इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, क्योंकि बैंक इस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, उसको पता है बंदा निकालने नहीं आएगा। और सेविंग बैंक अकाउंट वाले में थोड़ा रिस्क है बैंक के पास कि बंदे जमा तो कर रहे हैं लेकिन वो निकाल भी कभी भी सकते हैं, तो इसलिए सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा जमा होता है उस पर कंपेरेटिवली कम इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, रिकरिंग वाले पे ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे जो तुम्हारे मन में चल रहा होगा, अगर सर नहीं भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना, सर नहीं, सर वाली फीलिंग नहीं यार, भैया बोल दो, भाई बोल दो, दोस्त बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंड्स हैं। और आपको बताऊं एक इंपॉर्टेंट बात, हम ज्यादा फैमिली की तरह तब जुड़े हैं, अब आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ने लग गए हो तो वहां मजा आ रहा है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, वहां पर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछना यार, वो अपन वहां फैमिली की तरह जुड़ रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है
तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, मैं जवाब जरूर देता हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, क्योंकि देखो आपके लिए हम लाइव क्लासेस अरेंज कर रहे हैं। तुम्हें कोई बाहर ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए लाइव क्लास अरेंज कर दी। आपको सब्जेक्ट्स के टीचर्स बहुत पसंद आएंगे। पलक दीदी आपको पता ही अकाउंटेंसी वाली है, निकिता मैम इंग्लिश वाली है, हीर मैम बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगी, और मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर मैथ्स जरूर हमें प्रोवाइड कराओ, कुछ कह रहे हैं अप्लाइड मैथ्स, कुछ कह रहे हैं नॉर्मल मैथ्स। मैथ्स के ऊपर डिस्कशन चल रही है, जल्दी आपको 5-7 दिन के अंदर या हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं एक अच्छी अपडेट दूंगा। ठीक है, एक बात और इस वीडियो के अंदर बता दूं कि एक टीचर हमने लॉन्च कर दिया था। जो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में या नोन्स में हो और 12th टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी जो अभी 12th में है और अगले महीने उनके पेपर हैं, तो हम उनको क्रैश कोर्स करा रहे हैं। 20 दिन के अंदर पूरा कोर्स करा देंगे। अगर उन्होंने कहीं और से नहीं किया होगा तो हम बहुत अच्छे तरीके से करा देंगे। तो अपने जानकारों को आप बता सकते हो कि देखो हम जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उसी चैनल पे आओ, और उस चैनल पे आपकी प्रिपरेशन और धांसू तरीके से होगी। उसकी वीडियोस उनको दिन में मिल जाएगी 1 बजे और 3 बजे। डेज वही रहेंगे जो नॉर्मल चल रहे हैं। MWF में मेरी वीडियोस मिलेंगी और TTS में इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज की वीडियो मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये बताना था। अच्छा, डाउट पे था वो क्वेश्चन पे, तो तुम ये सोच सकते हो सर हम इसमें जमा कराते जा रहे हैं पैसे, और मैंने बैंक को कमिटमेंट किया कि 20 साल बाद पैसे निकालूंगा, और मुझे जरूरत पड़ गई 2 साल में ही या 1 साल में ही, बहुत पहले, यानी 20 साल से पहले जरूरत पड़ गई, तो हां तुम उससे पहले भी पैसे निकाल सकते हो। बट बैंक बोलेगा कि जितना इंटरेस्ट का वादा मैंने तुमसे किया था अब उतना इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा। तो बैंक भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कम पे करेगा, इंटरेस्ट देगा जरूर, ध्यान रखना, फाइन नहीं लगाएगा, इंटरेस्ट कम देगा। तो गाइस अब आते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक वन टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, यानी तुम्हारे पास पैसा आया कहीं से, आपने एक बार में बैंक के पास जमा करा दिया और बोल दिया उसको कि अब इतने दिन बाद निकालूंगा। इतने दिन कुछ भी बता सकते हो, कम से कम 7 दिन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 20-30 साल भी हो सकते हैं। तो जनरली फिक्स डिपॉजिट का मतलब एक बार बैंक के अंदर पैसा जमा करा दिया, 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 5,000, कितने भी हो सकते हैं वो, ठीक है ना, वो पैसा जमा करा दिया और बैंक को बोलते हैं मैं 5 साल बाद निकालूंगा। इसका भी कोई पर्पज हो सकता है। कभी कभी जो रिटायर्ड लोग होते हैं, अपनी जॉब से रिटायर होते हैं, तो उनको बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है उनकी कंपनी से या गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपना पैसा FD में जमा करा देते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट में जमा करा देते हैं। ठीक है, तो बैंक को पता लग जाता है कि हाँ जितने टाइम की इस बंदे ने कमिटमेंट की है उसके बाद ही वो इस पैसे को निकालेगा, तो बैंक इस पैसे को और अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। देखो रिकरिंग डिपॉजिट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जुड़ रहा था, और जनरली फिक्स्ड डिपॉजिट में एक बार में मोटा अमाउंट बैंक को मिल जाता है। ठीक है, जो बंदे सोचते हैं जनरली, मतलब एक्सेप्शन तो हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी हो सकता है। बंदे, कई बंदे चालू होते हैं बैंक में जाके 100 रुपए की FD करा के आएंगे। ठीक है, वो बैंक को चेक कर रहे होते हैं कि बैंक अपने फंक्शन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन यहां जनरली अच्छा अमाउंट बैंक को मिलता है, और बैंक को पता है कि बंदा निकालेगा नहीं, बहुत लंबे समय के बाद निकालेगा, तो बैंक इस वाले पैसे को मस्त तरीके से इस्तेमाल करता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उस बंदे को देता है जिसने अपने पास फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है बैंक के पास। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज का पैसा। ठीक है जी, तो आपको यहां पर एक डाउट फिर से आएगा, सर मान लो कि 5 साल के लिए 5 लाख रुपए बैंक के पास मैंने जमा कराए और मुझे उससे पहले जरूरत पड़ गई, तो बैंक वापस नहीं करेगा क्या? जी बिल्कुल वापस करेगा, बट वो फिर यहां पर इंटरेस्ट पहले से कम देगा, जितना उसने कमिट किया हुआ था, वादा किया हुआ था, उससे कम देगा। ठीक है जी, तो इस बात को समझते हुए चलना कि जो 3rd और 4th नंबर पे अकाउंट बताया है मैंने, ये दोनों टाइम से रिलेटेड अकाउंट है। टाइम से रिलेटेड अकाउंट है दोस्तों, कि एक टाइम के लिए ये पैसे जमा हो जाते हैं और बहुत बाद में निकालने पड़ते हैं। तो इन दोनों अकाउंट को टाइम डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। ये वर्ड बड़ा घूमेगा, टाइम डिपॉजिट अकाउंट बहुत घूमेगा मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में। ठीक है, और जो ऊपर के 2 अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों में से जब चाहे तब पैसा निकाल लो, जब भी बैंक खुला हो तब की बात कर रहा हूं, या ATM खुला हो, ATM मशीन से भी निकाल सकते हो। ATM के बारे में भी पूरी डिटेल दूंगा, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, सब बताया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है जी, तो इन दोनों अकाउंट के अंदर जो पैसा जमा होता है उसको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। वर्ड लिख ही दिया, मतलब पहले समझाना चाहता था, उसके बाद ये वर्ड बोलना चाहता था। तो कोई पूछे डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जिसको जब मन करे तब निकाल लो। लेकिन तुम्हें अगर अपने पेपर में डेफिनेशन लिखनी होगी तो ये नहीं लिखोगे, उसमें आप लिखोगे डिमांड डिपॉजिट वो पैसा है जब तुम डिमांड करो तब बैंक को वो पे करना पड़े। लैंग्वेज बनेगी इट रेफर्स टू द डिपॉजिट विच इज पेएबल ऑन डिमांड। पेएबल ऑन डिमांड। अभी अपनी कॉपी निकालो और ये डेफिनेशन नोट करो वीडियो पॉज करके। ठीक है,
डिमांड डिपॉजिट को हम चेकेबल डिपॉजिट भी बोलते हैं। चेकेबल, चेक देखो कचरा नहीं हुआ है पूरी स्लाइड का, ठीक है ना। आप इसको पोज करके जो जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो नोट कर सकते हो, और बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा बहुत अकाउंट्स में भी बताते हैं कि बैंक के अंदर जाके कौन कौन से फॉर्म मिलते हैं, पे इन स्लिप क्या होती है, वो सब चक्कर। लेकिन यहां पर भी मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से इतना सब कुछ बता दिया कि किसी और सब्जेक्ट में इतना बताया नहीं होगा इन अकाउंट्स के बारे में, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो जो आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से आएगा जनरली, क्वेश्चन नंबर 1 कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन से अकाउंट में मिलता है, वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कौन से अकाउंट में होती है, करंट अकाउंट में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं, तो जो पैसा रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जमा होता है वो टाइम डिपॉजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिमांड डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चंस यहां से फ्रेम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो टर्म 1 और टर्म 2 के लिहाज से अभी जो पेपर हुए थे उसमें टर्म 1 में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एमसीक्यू वाले, ठीक है। और टर्म 2 के अंदर सब्जेक्टिव होने वाले, अभी पेपर हुआ नहीं है टर्म 2 का, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन वाले आंसर आपको लिखने होंगे। अभी क्या पैटर्न होगा इसका खुलासा नहीं किया, तो हम तैयारी करेंगे डिस्क्रिप्टिव तरीके से। यानी मुझे नहीं लगता कि वो एमसीक्यू वाला सिस्टम अभी दोबारा रिपीट होगा, वो कोविड के रीजंस की वजह से ऐसा हुआ था, तो अभी चेंजेस आने बाकी हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बने रहो, तुम्हें कहीं पीछे हटने नहीं दूंगा। मतलब तुम्हें लगता है कि कोई भी चेंज सीबीएसई में आया है तो तुम्हारे स्कूल से पहले मैं अनाउंस करके बताऊंगा, यानी सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे बढ़िया अपडेट आपको दूंगा मैं सीबीएसई की। तो यार अब एक बात बता दिया कि कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर हम ये सब अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक छोटी सी जनरल चीज बताता हूं कि ऐसे अकाउंट्स, करंट अकाउंट को छोड़कर ऐसे अकाउंट्स हम पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। आपके आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है तो उसमें जाकर देखो, वहां पर ये अकाउंट खोले जाते हैं, वहां पर भी पैसा जमा करने का काम होता है। बट पोस्ट ऑफिस इन बैंक से अलग कैसे है फिर? अलग इसलिए है कि बैंक के पास एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, ये लोन भी देते हैं। लोन देने के साथ साथ 2-3 काम हो रहे हैं, जैसे कि मनी क्रिएशन वगैरह, वो बाद में आएंगे तो बाद में डिस्कस करूंगा। क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर जैसे सख्त टॉपिक आने वाले हैं, तुम्हें बैंक की थोड़ी ज्यादा डीप डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो गाइस कुल मिला के ओवरऑल कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ना था, वो पढ़ा है। कॉमर्शियल बैंक के 2 मोटे मोटे फंक्शन होते हैं। फंक्शंस के बारे में बात करें तो पहला फंक्शन होता है कि ये पब्लिक का पैसा अपने पास जमा रखता है, यानी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। दूसरा फंक्शन होता है कि पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग लोन। या फिर अच्छी और मस्त लैंग्वेज करनी है, ढासू वाली लैंग्वेज, तो इसके लिए कठिन शब्द है, इसको बोलते हैं एडवांसिंग लोन्स। लोन्स को एडवांस करने का मतलब स्पेशल लैंग्वेज में लोन्स प्रोवाइड करना ही होता है। तो आज का जो मेन पर्पस था, मैंने आपको एनसीईआरटी या वीके ओरी या संदीप गर्ग या एसके अग्रवाला या कोई और दूसरे राइटर भी हो, कोई भी बुक तुमने खरीद ली हो, अगर मेरी मानो तो जो तुम्हारा स्कूल बोल रहा है वो वाली बुक परचेज कर लेना। तुम्हें अलग अलग बुक का स्टफ सारा मैं इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आखिरकार तुम्हें नंबर अच्छे लाने हैं ना, तो नंबर अच्छे लाने का ठेका मैंने ले लिया है, मैं तुम्हें दिलाऊंगा। मेरा स्टफ पढ़ते रहोगे ना, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी यही कराऊंगा, कहीं न्यूमेरिकल्स हुए तो उसकी प्रैक्टिस भी यही कराऊंगा। मैं कह रहा हूं 12th क्लास के अंदर अपन सुपर डुपर फास्ट तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट भी कराएंगे, अच्छे से समझाएंगे भी। यार मैं खुद बोलता हूं अपने आपको कि मैं 12th क्लास का बहुत अच्छा एक्सपर्ट हूं। मैंने पुराने बच्चों को दिया है, काफी बच्चों के 100 मार्क्स भी आए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। 12 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, 2010 से पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, आज तक पढ़ा रहा हूं। पूरा आइडिया है मुझे कि किस तरीके से पेपर सेट होता है। अपने लिंक्स भी हैं कि जहां से स्टडी मटेरियल अच्छा मिल जाता है, अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो आपको एक अच्छी नॉलेज भी होगी और पेपर में नंबर भी अच्छे आएंगे। बस लव कौशिक का साथ मत छोड़ना, वीडियो को लाइक करते रहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका डाउट क्या है, आप कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हो। आपने पहले भी बताया था, अभी जो बच्चे रह गए हो तो यार वो भी बता दो कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हो, इससे मुझे आइडिया मिलेगा। मैं सारी बुक्स का कंटेंट मिक्सअप करके तुम्हें अच्छे तरीके से यहीं प्रोवाइड कर दूंगा। आज मंडे है तो आज 7 बजे इस वीडियो का प्रीमियर था, तो ये अपलोड हो गई। अब आप लोग जब मर्जी इसको देखो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। फिर बता रहा हूं, कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। टीटीएस में आपको इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज मिलेगी, एमडब्ल्यूएफ डेज के अंदर आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स मिलेगी। लाइव क्लासेज होंगी। लाइव का मतलब कि तुमने अपने फोन में या लैपटॉप में या टीवी में हमारी वीडियो खोल दी, तुम कमेंट करे जा रहे हो कि सर मेरा ये डाउट है, तो हैंड टू हैंड उस डाउट का सोल्यूशन भी आ रहा है। या फिर बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे करके सैंपल पेपर वगैरह की फॉर्म में संडे को भी कराएंगे। संडे को 12वीं क्लास में यूटिलाइज करेंगे, लेकिन शुरू के 3-4 संडे छोड़ेंगे, बाद में उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर लगा इनमें भी कुछ करना है तो इनमें भी कुछ कर ही लेंगे यार। मतलब एक इंटरेक्शन होना चाहिए। लाइव जुड़ना चाहता हूं तुम लोगों से मैं, मतलब जुड़ेंगे तभी तो और आगे बढ़ेंगे। तो गाइस इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इतना ही कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, नमस्ते।
मजा आता है आपके साथ रहने में, मतलब क्लासेस पढ़ाने में भी, और जब आप लोग कमेंट करते हो तब और ज्यादा दिल भर जाता है कि हाँ आप लोगों ने देखी है मेरी वीडियो और अच्छे तरीके से उसको समझा भी है, बड़ा मजा आता है। तो इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं, तभी लाइव जाने का प्रोग्राम है, ध्यान रखना। नमस्कार।